इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इस वक्त देश में कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ और गुजरात के राजनीतिक चंदे को लेकर एंट्री ऑपरेटर्स पर ये सीबीआई की छापेमारी हो रही है। माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स की छापेमारी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां भी हैं जहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उनके रडार पर हैं, जिन्होंने एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदे दिए। छापेमारी के तहत कई छोटे छोटे राजनीतिक दल भी निशाने पर हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब और दूसरे कारोबारियों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 राज्यों में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है देश के, और अब तलाशी भी हो रही है। कुछ मिलता है तो अब आगे भी कार्रवाई होगी। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। मनीष पांडे भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए, कहां पर ये छापेमारी जयपुर में हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की चीजों पर इस वक्त इनकम टैक्स की इस रेड की नजर है? देखिए, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव। इनके कहा जा रहा है कि 37 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और राजस्थान फ्लेक्सिबल लिमिटेड इनकी कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारे ये पैकिंग के काम करते हैं। ये जो पोषाहार था, पोषाहार के भी कई काम करते हैं। इसे लेकर यहाँ का इनके बेटे जो मधुकर यादव हैं, राकेश यादव, इनके कई ठिकानों पर 37 ठिकानों पर कोटपुतली और जयपुर में छापे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है वो मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। जी, कहाँ है मंत्री जी? वो बुलाएंगे, कहीं भी हो आपको बुला लेंगे जब आ जाएंगे। तो अभी तो मुलाकात कर रहे थे कल शाम तक। वो बुला लेंगे, और आपको अंदर जब भी कहीं भी होंगे बुला लेंगे आपको। तो मिलने से मना किया है? मुझे तो मना भी नहीं किया ना, हाँ भरी, जैसे आपको आदेश मिलेंगे आप चले जाओ। तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है मंत्री महोदय के यहाँ बिल्कुल ही किसी की एंट्री मना कर दी गई है। हालांकि कल शाम तक ये मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह छापे पड़े हैं, कहा जा रहा है कई तरह के बिजनेस हैं इनके पारिवारिक, जिसे लेकर छापे पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी है, गृह राज्य मंत्री हैं, पहले उस शिक्षा का कार्यभार था इनके पास। इनकम टैक्स ने सुबह रेड मारी है। जो 37 ठिकाने सबसे ज्यादा राजस्थान में छापे चल रहे हैं। कई तरह के बिजनेस है, उनको लेकर अभी इनकम टैक्स की कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है कि 1 बजे तक पता चल पाएगा कि किन किन ठिकानों पर क्या क्या कार्रवाइयों में कुछ निकल पाया है। लेकिन फिलहाल गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव अंदर हैं और सुबह से ही किसी से मिल नहीं रहे हैं। जी, मुनीश भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मुनीश, वो कौन कौन से शहर, कहां कहां छापेमारी चल रही है, कौन कौन से इसमें बड़े नाम हैं जिनके घरों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है, और ये छापेमारी इस वक्त अगर हम कहें तो लगभग 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह ये आंकड़ा जो था तकरीबन 50 ठिकानों का था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो अलग अलग ठिकानों पर बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त अगर बात करें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम इन जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी है, गुजरात में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। इन सभी जगहों पर छापेमारी इनकम टैक्स की चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कुछ राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए। यानी कि आम भाषा में अगर कहें तो छोटी कंपनियां होती हैं, उसमें कैश पैसा लेकर कुछ व्यापारी आते हैं और उसे चेक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ब्लैक का व्हाइट मनी किया जाता है, और उसके बाद राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचता है। कुछ चुनिंदा राजनीतिक दल हैं, वो भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं। कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई उन राजनीतिक दलों पर, उन एंट्री ऑपरेटर्स पर और कॉर्पोरेट कंपनियों पर है। हवाला ऑपरेटर्स भी इसमें रडार पर हैं, जो कि राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचा रहे थे, ब्लैक मनी का व्हाइट मनी कर रहे थे। उन पर यह कार्रवाई चल रही है। तो पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स का कहना है कि ये हो सकता है कि अगले 2 दिन तक ये छापेमारी लगातार चलती रहे। जी, मुनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। शरद, देखिए, जाहिर तौर पर मंत्री जी तो सामने नहीं आएंगे अब कुछ देर तक, जब तक ये छापेमारी चल रही है, लेकिन इस बीच किस तरीके से निशानदेही करी है उन जगहों की जहां पर आज इनकम टैक्स की ये छापेमारी होनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक चंदे को लेकर है?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, राजनीतिक चंदे को लेकर मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और व्यवसायी हैं, और माना जाता है कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आजकल कांग्रेस से जो नजदीकियां हैं उसे लेकर भी कहीं न कहीं आईटी इस पर नजर रखे हुए थे, और ये जाते भी रहते हैं राजेंद्र यादव बार बार उनके साथ कांग्रेस मुख्यालय में। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, और वाकई में आज पता चलेगा राजस्थान के लोगों को कि इतनी सारी फैक्ट्रियां गृह राज्य मंत्री की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मीडिया का जमवाड़ा लगा हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं सुबह से मिलने के लिए। लोग जो सुबह आ रहे थे वो तो निकल गए हैं, मगर मंत्री जी आज सुबह से नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराया था, कल शाम को घूमने चला गया तो थोड़ा सा दर्द हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अंदर हैं और लगातार इनकम टैक्स की जो कार्रवाइयां चल रही हैं उस पर वो नजर रखे हुए हैं। कोटपुतली में, जयपुर में मिलाकर अगर कहा जाए तो इनके पास और इनके लोगों से जुड़ी है छोटी छोटी कंपनियों की बात मुनिश कर रहे थे, उन कंपनियों के 37 ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2018 के पोषाहार से लेकर अभी राजनीतिक चंदा तक उस कंपनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां से भी राजनीतिक फंडिंग की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने कहीं न कहीं इस पर नजर रखी है कि किस तरह से पॉलिटिकल फंडिंग छोटी छोटी कंपनियों से किया जा रहा है, छोटे छोटे पैसे से। 2024 के चुनाव के लिए मोर्चेबंदी तेज हो गई है। राहुल गांधी जमीन पर उतर आए हैं और कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की नजर 2024 पर है। वो विपक्ष के नेताओं को जोड़ने के मिशन में लगे हैं। कल उन्होंने कई मुलाकातें की। आज अपने दौरे के तीसरे दिन विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। 2024 की तैयारियों में बीजेपी भी पूरी तरह से जुटी हुई है, अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। कल बीजेपी में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें नया प्लान बना, नया टारगेट तय हुआ कि एक आज शाम 5 बजे राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। पूरी यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जो 12 राज्यों से गुजरेगी। यात्रा 5 महीने तक चलेगी। राहुल गांधी समेत 119 नेता पूरे यात्रा मार्ग में साथ होंगे। बीच बीच में दूसरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। 2024 का चुनाव जब दूर दहलीज पर खड़ा दिख रहा है तो राहुल गांधी कांग्रेस के कील पुर्जे दुरुस्त करने जमीन पर उतरे हैं। उन्हें भारत को समझने की सूझी है, भारत को जोड़ने का ख्याल आया है। इसी रविवार को रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान का मकसद साफ किया था। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। राहुल गांधी की माने तो भारत जोड़ो अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देश को तोड़ने वाली हैं। यानी राहुल की पदयात्रा मोदी सरकार पर कांग्रेस का धावा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमट रहा है। केंद्र के बाद राज्यों से भी सत्ता फिसल रही है। संगठन लगातार रसातल में धंसता जा रहा है। पार्टी के बड़े बड़े नेता दामन छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी स्थायी अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पा रही। अब तो राहुल गांधी के खिलाफ असंतोष की आवाज आने लगी है। 120 लोग भारत यात्री हैं जो लगातार निरंतर चलेंगे। सुबह की शिफ्ट होगी जिसमें लगभग 3500 लोग चलेंगे, और जो शाम की शिफ्ट होगी वो मोबिलाइजेशन वाली होगी। उसमें लगभग 25,000 लोग जो लोकल कार्यकर्ता है, नागरिक है, उनको जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए 23 से 24 किलोमीटर हर रोज ये यात्रा कवर करेगी। और मॉर्निंग शिफ्ट में राहुल गांधी जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहां पे लोगों से बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर है अपनी ही मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले हैं तो वजह मोदी सरकार से ज्यादा पार्टी की अपनी तंदुरुस्ती है। कांग्रेस यात्रा का मकसद क्या बता रही है, ये अलग बात है।
एक यात्रा आडवाणी जी की निकली थी जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं थी, रौथ यात्रा है। मतलब जहां गए वहां दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा। लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है और यही मूल फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी मोमेंट है, एक परिवर्तनकारी क्षण है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी है। और अगले 5 महीने, 5.5 महीने करीब 36,000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता, राहुल जी भी उसमें शामिल हैं। 27% महिलाएं हैं और औसत आयु करीब 38 वर्ष की है। तो एक युवा कांग्रेस है, ये नई कांग्रेस है। तो आज दोपहर बाद से कांग्रेस एक नई यात्रा पर निकल रही है। इस यात्रा में सह यात्री तो कई होंगे, लेकिन मुख्य यात्री राहुल गांधी ही रहेंगे। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूरू, बेल्लारी, रायचूर, विक्राबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा को विस्तार देने की पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस का दावा है कि अगले 5 महीने राहुल गांधी सड़कों पर होंगे, आसमान के नीचे होंगे, जनता के बीच होंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा 150 दिनों की होगी, 3,500 किलोमीटर लंबी होगी, 12 राज्यों से गुजरेगी। जो 3,500 किलोमीटर है वो 12 राज्यों से कैसे ये यात्रा गुजरेगी। जो भारत यात्री है वो इन बोगियों में, या ये कह लीजिए कि मेकशिफ्ट जो रूम्स हैं ट्रक्स पे लोडेड है, उनमें रहेंगे और लगातार एक वक्त पे 100-150 यात्री लगातार सफर करेंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा की प्लानिंग बेहद बारीकी से की है। कन्याकुमारी से शुरुआत की जा रही है, जहां 3 समंदर एक साथ मिलते हैं, और गांधी मंडप से रवानगी होगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू होगी और कन्याकुमारी में भी ये गांधी मंडपम, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, आप ये हमारे पीछे एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिसपे लिखा गया कि महात्मा गांधी जी की जो एशेज है उनको यहाँ लाया गया था, यहाँ से स्टार्ट होगी। राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और यहीं पर जो है कहा जा रहा है कि होमेज पे करने के बाद आगे जो रैली होनी है वहां पर जाएंगे। क्रिकेट में जब फॉर्म खराब हो तो बड़े से बड़े खिलाड़ी को नेट पर जाने को कहा जाता है, बेसिक ठीक करने की सलाह दी जाती है। राहुल गांधी एक तरह से बेसिक ठीक करने में है, लेकिन सवाल है कि क्या उन्होंने बहुत देर नहीं कर दी। कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 2024 के लिए नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नीतीश 3 दिन से दिल्ली दौरे पर हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इन्हें जोड़ने में लगे हुए हैं। नीतीश आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि नीतीश पीएम पद की उम्मीदवारी से दूरी बता रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी नजर कहां टिकी है। हर मॉडल क्या चीज है, हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। हर बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। नीतीश नाना कर रहे हैं, पीएम पद की दावेदारी पर सवाल होता है तो कन्नी काट ले रहे हैं। पहले तो गोलमोल और तोल तोल के जवाब देते थे, लेकिन अब तो सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है पीएम पद की उम्मीदवारी से उनका ना कोई नाता ना कोई यारी। एक पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में।
राजनीति में ऐसा ही होता है, सीधे सीधे साफ साफ कुछ नहीं कहा जाता है। और पीएम पद पर उम्मीदवारी का तो यूं भी ये कोई वक्त या मौका नहीं है, लेकिन नीतीश की निगाहें कहाँ हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कल नीतीश ने भेंट मुलाकातों की लंबी सीरीज चलाई। नीतीश ने 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। आरजेडी के साथ उनकी नई जोड़ी ने जब से सत्ता संभाली है, बिहार पर उनका वक्त कम, देश की राजनीति पर कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है। उनके दिल की हसरत रह रह कर झलक रही है। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। बिहार कौन चीज है? अरे अकेले बिहार का क्या बोलते? बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिल्ली में जाकर करके विपक्षी एकता के लिए नहीं दिया है। और क्या एकता करेंगे जी? केसीआर साहब आए तो थे, अभी क्या चल रहा था बैठक में? उठक बैठक, वो कह रहे हैं बैठिए, वो कह रहे हैं उठिए। देखिए आपकी सोच क्या है। अब जितने लोग हैं सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश की नई राह से साफ है कि उनकी मंजिल अब पटना नहीं, दिल्ली शिफ्ट कर गई है। वो 2024 का होमवर्क करने में लगे हैं। शायद बिहार को अब तेजस्वी के भरोसे छोड़ने का मन भी बना चुके हैं, लेकिन सिर्फ मन से क्या होता है। आज तक ब्यूरो। 2024 के लिए बीजेपी ने काफी पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी का टारगेट है 100% स्ट्राइक रेट का। मंगलवार को बीजेपी ने 2024 की तैयारियों के सिलसिले में बड़ी बैठक की। बैठक में अमित शाह का संदेश साफ था, जो गवाया है उसे दोबारा पाना है। दो 2024 पर नजर, बीजेपी का प्लान स्पेशल। 2024 का टारगेट लॉक, बीजेपी की रणनीति तय। शाह नड्डा ने बताया 2024 का लक्ष्य समझाया। पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल का वक्त राजनीति में ज्यादा नहीं होता, और जब चुनौती लोकसभा चुनाव की हो तो वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। बीजेपी ने वक्त की अहमियत समझी है और 2024 की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार की शाम बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, सभी केंद्रीय मंत्री थे। बैठक का एजेंडा था उन सभी 144 लोकसभा सीटों का मंथन, जहां बीजेपी 2019 में हार गई थी, दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी। और इस बैठक में अमित शाह ने जो कुछ कहा वो गौर करने वाली बात है। पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। पिछली बार 2014 में हारी हुई सीटों में से 30% सीटें जीती थी। इस बार 2019 में हारी हुई सीटों में से 50% जीतनी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हारी हुई सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों पर डाल दी है। बैठक में इन मंत्रियों से फीडबैक लिया गया, फ्यूचर प्लान पर बात की गई। मंत्रियों के नाम अमित शाह का साफ पैगाम था। संगठन है तो हम हैं, संगठन है तो सरकार है। संगठन को प्राथमिकता दें, संगठन में सभी योगदान दें, पार्टी और कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, इग्नोर न करें। बीजेपी की जीत का क्या राज है, ये अमित शाह ने मंत्रियों की बैठक में अच्छे से समझा दिया। अमित शाह ने समझा दिया कि बेशक बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता हैं, लेकिन जीत तो संगठन की मजबूती से ही मुमकिन है। हिमांशु मिश्रा, नई दिल्ली, आज तक।